What's up, guys? One more time in the continuation. Again, I'm back, Deep Banik, your English teacher. And a couple of minutes before, we have studied part A of a poem, and that was poem number 4, A Thing of Beauty. So, poem number 4, A Thing of Beauty का part A हमने clear किया था. We have discussed the introduction part, that we have discussed the lines also. I think it's going to be 8 lines. लेकिन अब हमने क्या किया हुआ है, इस complete हमने इसको कर दिया है. That means ये जो हमारे पार्ट है 6 लाइन्स हमने यहाँ पे ली हुई है और रेस्ट लाइन्स हमने यहाँ पे ली हुई है. दैट सिंपली मींस वी गोना फिनिश दिस पर्टिकुलर पोएम इन दिस सेक्शन एज वेल. इसी सेक्शन में हम इसको फिनिश करेंगे. पार्ट बी में वी आर नॉट गोइंग फॉर पार्ट 3. ठीक, सो वी आर नॉट गोइंग फॉर पास्ट में जो हम पढ़ चुके हैं हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. बस हाँ, उसकी एक लाइन ऐसी थी जो मुझे रिपीट करने की जरूरत थी क्योंकि कंटिन्यूएशन नहीं हो पाएगा नहीं तो वो लाइन ये थी कि इन ह्यूमन डर्थ पे खत्म हुआ था. इन ह्यूमन डर्थ यानी कि हमारे पास इस संसार में है ना, इन स्पाइट ऑफ डेस्पेंडेंस इन ह्यूमन डर्थ. डेस्पेंडेंस मतलब होता है निराशा, अनहैप्पीनेस. तो ये जो निराशा है, ये इतनी सारी निराशा है, इतनी ज्यादा कमी भी है, लेकिन किस चीज की कमी है वो हम पढ़ रहे हैं. लाइन 1 है उसके बाद, ऑफ नॉबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज. हमारे इस संसार में निराशा है, अंधकार है, इसके और कमी भी है. कमी किस चीज की है? नोबल नेचर. नोबल नेचर मतलब अच्छे लोग, द पीपल हु गॉट सम गुड हार्ट, गुड सोल, ऐसे लोगों की बहुत कमी है. ऑफ द ग्लूमी डेज, अब इसको हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, आई हैव अंडरलाइंड इट, लाइक नोबल नेचर आई हैव अंडरलाइंड इट, gloomy days I have underlined it, so many other lines I have underlined it. At the same phase I am going to explain you the underlined lines after the poem. poem के finish होने के साथ ही हम इसको explain करने वाले हैं क्योंकि इनमें poetic devices हैं. तो कमी किस चीज की है? novel natures की. of the gloomy days, gloomy means होता है अंधकार में. इसको हम नेगेटिव सेंस से ले सकते हैं. कोई भी अंधकार में दिन या हमारे बहुत जब हालात बुरे हो जाते हैं उनको भी हम gloomy days कहते हैं. in the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways. जब हमारे हालात ठीक नहीं होते, we are in the gloomy days, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ सक्सेस पाने के लिए कि हम जल्दी से जल्दी उस हालात से बाहर निकले, हमने कोई टारगेट बनाया है, टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट वी आर मेकिंग आवर वे इन सम अनहेल्दी. हम कुछ अनहेल्दी अप्रोच करते हैं उसकी और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो वो वही कह रहा है, ग्लूमी डेज में हम करते क्या है? ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज. हम जो एक नेगेटिव अप्रोच करते हैं या हालात हमारे ऐसे कर हमको मजबूर कर देते हैं उनको करने के लिए, मेड फॉर आवर सर्चिंग. मेड फॉर आवर सर्चिंग का मतलब मैं बता चुका हूं आपको, द सर्चिंग ऑफ द लिवलीहुड, द सर्चिंग ऑफ द टारगेट. तो अंधकार में दिनों में जब हमारे हालात बहुत बुरे हो जाते हैं तो अपने टारगेट्स के लिए या उन हालात से निकलने के लिए हम जो अनहेल्दी वेज को अपना लेते हैं या वो हालात हमें मजबूर कर देती है उन अनहेल्दी वेज को अपनाने के लिए. हमारी हालत ऐसी हो जाती है. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके बावजूद भी इतनी सारी नेगेटिविटी है, इतनी सारी नेगेटिविटी चीज है, लेकिन इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाथ. कुछ ब्यूटी की कुछ ऐसी चीजें होती है, ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, जैसे कि नेचुरल ब्यूटी या अदर थिंग्स, सम पॉजिटिव इंसिडेंट, ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, कुछ ब्यूटीफुल चीज हमारे सामने आ जाती है जो कि करती क्या है? मूव्स अवे द पॉल. यहाँ पॉल के दो मतलब है. द वेरी फर्स्ट सेंस इज जो नेगेटिविटी है, जो हमारा कष्ट है, उसको क्या कर देती है? वो हटा देती है. मतलब पूरे को समझाऊं तो निराशा है, अच्छे लोगों की कमी है, अंधकार में दिन है, अंधकार में दिन हालात हमको मजबूर करते हैं नेगेटिव काम को करने के लिए, नेगेटिव रास्ते पे जाने के लिए. लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ब्यूटीफुल चीजें ऐसी होती है, फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स, नॉट ओनली थिंग्स, फ्यू ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स, वो कुछ भी हो सकता है, वो हमें इस कष्ट से बाहर निकालती है, वो हमें थोड़ा बहुत जॉय देती है, कष्ट से बाहर निकालती है. सो पॉल, दैट इज द फर्स्ट सेंस. द सेकंड सेंस इज, एक पॉल का मतलब होता है कपड़े को, जैसे आपने देखा ना बोट में कपड़ा भी होता है, इसको हम कर्टेन बोल सकते हैं, पर्दा, वो भी एक सेंस है. तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. हमारी आत्मा पर, कहते हैं ना कि आंखों पर जो काला पर्दा पड़ जाता है हमारी आत्माओं की, हर चीज फिर हमें अंधकार में नजर आती है, तो वो ब्यूटीफुल चीज क्या करती है? हमारी आत्मा से, हमारी आंखों से उस पर्दे को हटा देती है. दैट इज द सेकंड सेंस. दिस इज सेंस नंबर 2. The sun, such as the sun, the moon, trees old and young.
अब क्या कर रहा है पोएट, आपको बता रहा है दैट वी हैव मेनी plenty of beautiful things like such as the sun is also beautiful, सन को भी क्या कहा गया है कि सन इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, द मून इज ब्यूटीफुल, ट्रीज ओल्ड, जो ओल्ड ट्रीज है वो भी ब्यूटीफुल है, एंड यंग ट्रीज है वो भी ब्यूटीफुल है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता है ईच एंड एवरी नेचुरल बॉडी, नेचुरल थिंग इज ब्यूटीफुल। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, बून का वैसे तो मतलब होता है वरदान, लेकिन यहां पर बून का मतलब है शेल्टर से है। ये सारी नेचुरल चीज जो है वो हमको कहीं ना कहीं एक वरदान के तरीके से लगती है, एक शेल्टर प्रदान करती है, शेडी शेल्टर, छायादार। पेड़ है, छाया देगा, तो इट इज जस्ट लाइक अ बून, शेडी बून। स्प्राउटिंग मतलब होता है टू जनरेट, किसी चीज को जनरेट करना है, जैसे कहते हैं स्प्राउटिंग बीन्स होते हैं, उसमें से अंकुरित हो जाते हैं, तो वो स्प्राउटिंग। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर daffodils, for simple sheep and such are daffodils। समझिए यहां पर आता है स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वो शेडी बून छायादार पेड़ जो है छाया देगा, पेड़ जो है फल देगा, नदी जो है पानी देगी सबको, हवा सबके लिए बहती है। तो वो कह रहा है कि ब्यूटीफुल नेचुरल जो ब्यूटी है वो शेडी बून दे रही है, छाया, पेड़ जो है वो छाया प्रदान करेगी, किसको प्रदान करेगी? फॉर सिंपल शीप। क्वेश्चन 1, क्या केवल सिंपल शीप को ही? हमने तो इस पोएम में तो केवल सिंपल शीप लिखा है, तो क्या केवल सिंपल शीप के लिए नहीं है? सिंपल शीप को इसलिए यूज किया गया है बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ एंगर, पावर, फ्यूरियसनेस, तो हमको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लगाते हैं वाइल्ड एनिमल्स का। लॉयन इज फ्यूरियस, लॉयन इज पावरफुल, सो वी आर कंपेयरिंग लॉयन विद पावर। जब भी बात आती है इनोसेंस की, सिंप्लिसिटी की, तो अगर मैं किसी एग्जांपल को पिक करता हूं तो वो लैम्ब होते हैं, शीप, उनको हम पिक करते हैं। तो यहां पर जो सिंपल शीप है उस एग्जाम्पल को इसलिए लिया गया है ये कहने के लिए कि चाहे वो ताकतवर कितना भी ज्यादा हो और चाहे वो कितना भी इनोसेंट हो, बिल्कुल मासूम हो, जो नेचुरल ब्यूटी है वो सबको इक्वली ट्रीट करती है। तो नेचुरल ब्यूटी, अगर पेड़ छाया देगा, सन रोशनी देगी, सन रोशनी देता है, मून ठंडक चांदनी देगा, तो वो सबके लिए कॉमन होता है, क्या पावरफुल और क्या इनोसेंट या मासूम। इसीलिए इसको मिलाइज किया गया है सिंपल शीप। एंड सच आर डैफोडिल्स। अ डैफोडिल इज जस्ट लाइक अ फ्लावर, एक येलो कलर का फ्लावर होता है, तो वो कह रहा है डैफोडिल, जैसे कि येलो कलर का जो फ्लावर है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेस। डैफोडिल्स जो है येलो कलर के, वो ब्यूटीफुल होते हैं, वो सबके लिए ब्यूटीफुल है। विद द ग्रीन का मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट से है, ग्रीनरीज, नेचुरल ग्रीनरी क्या है, ब्यूटीफुल चीज है, वो भी सबके लिए है। They live in and clear rills. Rills मतलब होती है छोटी छोटी नदियां। अब वो जो छोटी छोटी नदियां हैं, मतलब अगेन I'm coming on the back on the same very point. Each and everything is beautiful in the nature. और हर चीज हर किसी के लिए इक्वल है, इक्वली जॉय देती है। अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है तो वो जो जॉय हमेशा देती रहेगी। Clear rills that for themselves a cooling covert make, ये गेंस्ट जो है दरअसल ये अगेंस्ट है, गेंस्ट दी हॉट सीजन, पूरा समझ लीजिए। वो छोटी छोटी जो नदियां हैं जो जंगल के बीच में से निकलती है, ठीक है, कूलिंग कवर्ड, ठंडक प्रदान करती है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो हॉट सीजन के बीच बहुत ज्यादा गर्मी है जंगल में, लेकिन बीच में से वो जो छोटी छोटी नदियां जो बहती हैं वो उस हॉट सीजन में भी क्या देती हैं? कूलिंग देती है। That is also a beautiful thing and a joyful thing. The mid forest break. अब ये जो mid forest break है, break का मतलब यहाँ पर क्या होगा? break का मतलब छोटे बड़े पौधे हैं जो छांव वगैरह देते हैं, वो सब भी beautiful है। Rich with sprinkling of fair musk rose blooms. Rich with sprinkling, ये जो forest break है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, rich with sprinkling of fair musk rose bloom, गुलाब के पौधे हो सकते हैं, फूलों के पौधे हो सकते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पौधे हैं फूलों के, वो पूरे फॉरेस्ट में क्या करता है? खुशबू को बिखेर देता है। स्प्रिंकलिंग इज बिखेरना, स्प्रेडिंग, एंड इन एक्यूरेट वर्ड आई वुड से, अगर आप यूज करना चाहते हैं स्प्रिंकलिंग को, तो स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़काव, जैसे पानी वगैरह का छिड़काव करते हैं तो स्प्रिंकलिंग, लेकिन यहां पर इसका मतलब है बिखेरने से। तो वो कह रहा है कि अगर एक छोटी नदी है, सबको कूलिंग दे रही है वो,
हॉट सीजन में, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, प्लस अ जॉयफुल थिंग फॉर द पीपल हु आर गेटिंग इट। प्लस जो हमारे छोटे छोटे पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, वो पूरे हर जगह खुशबू बिखेर रहे हैं, फूलों का खिलना ब्यूटीफुल थिंग्स है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। यहां पर कुछ वर्ड है जिनको और डिटेलिंग कर दूं। फेयर मस्क रोज ब्लूम, तो ये मैं मस्क जो है रोज ब्लूम्स, ब्लूम्स मतलब होता है फूलों का खिलना, यहाँ पे रोज है तो जाहिर सी बात है फूलों का खिलना, फूलों से खुशबू का बिखरना। मस्क, फेयर मस्क का मतलब क्या है ये समझिए। मस्क एग्जैक्टली इन हिंदी वी लव टू से कस्तूरी, और एक वर्ड होता है मस्क डियर, ये शायद स्टूडेंट्स ने शायद कम सुना हो। हिरन के अंदर इनकी उसकी नावल में एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मस्क, कस्तूरी। उसमें से इतनी ज्यादा सुगंध आती है, फ्रेग्रेंस आती है कि वो चारों किलोमीटर्स में फैल जाती है। इवन डियर इटसेल्फ, जो डियर होता है उसको खुद नहीं पता होता कि ये जो खुशबू है ये कहां से आ रही है। वो खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई होती है और हिरन उसी के अंदर से आ रही है, उसको ढूंढने के लिए चारों ओर भागता दौड़ता है। तो वो यहाँ पर कंपेयर किया गया है उसको कि वो भी एक अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल चीज है। अ डियर हु इज स्मेलिंग दैट मच एंड इन द सर्च ऑफ द सेम स्मेल, वो पूरे जंगल में घूम रहा है। और जैसे उस कस्तूरी की खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई होती है, ऐसे ही जो सुंदरता है वो भी हर जगह फैली हुई होती है। रोज ब्लूम्स, उसमें से जो खुशबू है वो भी बिखरी हुई है चारों तरफ है, जस्ट लाइक द स्मेल ऑफ मस्क। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। डूम्स का यहां पर मतलब होता है प्रलय, कयामत का दिन, लेकिन यहां पर मतलब क्या है डूम्स का? यहां डूम का मतलब है द पर्टिकुलर डे और अ पॉइंट व्हेन आवर माइटी पीपल गॉट डाइड। जब हमारे ताकतवर लोग, हमारे बहुत ज्यादा योद्धा बड़े बड़े जिस दिन मर गए थे, उनके लिए वो कयामत का दिन था, उस दिन की बात हो रही है। तो कहता है एंड सच टू इज द ग्रैंडर, होती है शान, शान और शौकत जिसको हम बोलते हैं इज्जत। डूम की भी, जब वो माइटी डेड जिस दिन मरे थे उसकी भी अलग ही अंदाज था, उसकी भी अलग शान थी। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, वो आ गया वर्ड माइटी डेड, माइटी डेड ताकतवर योद्धा। उस दिन जब वो मरे थे तो वो भी बड़े शान की बात थी, वो दिन भी बड़ा शान और शौकत भरा हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई चीज ब्यूटीफुल थी। फॉर इंस्टेंस समझिए इसको, हमारे सोल्जर्स जब बॉर्डर पर फाइट करते हुए जब उनकी डेथ होती है तो हम ये नहीं कहते कि वो मर गए, हम उनके लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं कि वो शहीद हो गए। जब हम कहते हैं शहीद हो गए, सो देयर कम्स द ग्रैंडर, वो जो शान होती है वो वहां से निकलती है, तो वो योद्धा होते हैं हमारे। तो वो कहता है कि जब उनकी जो डेथ भी अगर होती है ना, तो उसमें भी अपने आप में क्या है, एक शान है, दैट देयर इज अ ग्रैंडर इन दैट। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, उन योद्धाओं के बारे में, द माइटिएस्ट पीपल, बड़े बड़े सोल्जर्स, वॉरियर्स, उनके बारे में हमने जितनी कहानियां सुनी हैं या जितनी कहानियां हमने पढ़ी हैं, ऑल वर ब्यूटीफुल, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, उनसे हमको न जाने कितनी मोटिवेशन मिली है, हम बहुत से लोग इंस्पायर्ड हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यहां पर दो सेंस निकलेंगे, मैं दोनों समझाऊंगा। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heavens brink। एंडलेस फाउंटेन, एक ऐसा फाउंटेन जिसका कोई एंड नहीं हो, फवारा। इमॉर्टल, इमॉर्टल उस जैसे कहते हैं मॉर्टल थिंग्स विच कैन बी फिनिश्ड, नश्वर हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है अमर जिसकी कभी मृत्यु ना हो, इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये जो माइटी डेड थे, हमारे सोल्जर्स थे, वॉरियर्स थे, इनकी जो कहानियां जो हमको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, ये अपने आप में एक इमॉर्टल ड्रिंक के जैसा है, जो सीधा हमें कहां से पता चलता है, pouring out to us from the heavens way, जो सीधे स्वर्ग से जमीन पर आता हुआ हमें लगता है और जिसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब है उन कहानियों से हमें जो शिक्षा मिलती है, जो मोटिवेशन मिलती है, जो इंस्पायरिंग थिंग्स मिलती हैं, वो हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। दैट इज सेंस नंबर 1। सेंस नंबर 2, सेंस नंबर 2 इज हेवन से, गॉड की तरफ से, मदर नेचर की तरफ से हमको जो ब्यूटीफुल चीजें दी हुई है, दीज ऑल थिंग्स आर द गिफ्ट ऑफ मदर नेचर इन सच अ मैनर, वो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सारी ब्यूटीफुल चीजें हेवन से हमको दी गई हैं, जस्ट
इन द फॉर्म ऑफ एंडलेस फाउंटेन, एक एंडलेस फाउंटेन के तौर पर जो हमेशा हेवन से जमीन की ओर गिर रहा है, जमीन की ओर क्या है, वो सारी नेचुरल चीजें हमको दी हुई है। तो ये इसका हम सेकंड सेंस ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम। ओवर हियर वी आर फिनिशिंग योर पोएम। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड थिंग आल्सो, बिकॉज द मोमेंट वी वर गोइंग फॉर द पोएम सो मेनी थिंग्स वर देयर, लाइक आई हैव अंडरलाइंड द लाइंस, मैंने बहुत सारी लाइंस अंडरलाइन की हुई है, पोएटिक डिवाइसेस, बिकॉज द मोमेंट वी वेंट फॉर पार्ट ए, so we went for 5 poetic devices including metaphor was there, alliteration was there, so many other was there। तो हमने 5 पढ़ी थी, अब हम यहां पे पढ़ लेते हैं। नॉबल नेचर, अब देखिए नॉबल नेचर में जो हमारे पास पोएटिक डिवाइस है दैट इज alliteration, ये alliteration है नॉबल नेचर, ये आप याद रखेंगे। कूलिंग कवर्ड, दो यहां से शुरू कर देते हैं। नॉबल नेचर, दिस इज alliteration। अब alliteration क्या होता है, we will be discussing in other video when we will be going for poetic devices। gloomy days, that is transferred epithet, ये भी हम डिस्कस करेंगे। transferred epithet एक poetic device होती है, ये हमारी gloomy days में है। then we come forward, फिर आते हैं हमारे पास the power, जो मैंने बताया था कष्ट या पर्दा, curtain, ये हमारा metaphor, we will be discussing later on। shady boom, इमेजरी, ये हमारे पास क्या है, इमेजरी, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। लेट्स कम ऑन द सिंपल शीट, ये तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको कि सिंपल शीट क्यों यहां पर डिपिक्ट हुआ है, क्योंकि सिंपल शीट किसको सिंबलाइज करता है, इनोसेंस को। सिंपल शीट जो कहते हैं मासूमियत को, इनोसेंस को, टिमिड को, मतलब छोटे से छोटे जानवर को सिंबलाइज करता है। एंड बिकॉज इट इज सिंबलाइजिंग, दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस इज सिंबॉलिक। तो इसीलिए सिंपल शीट में कौन सी पोएटिक डिवाइस है हमारी, सिंबॉलिक। डैफोडिल से लेकर विद द ग्रीन, ये पूरी जो लाइन है यहां तक वी हैव द पोएटिक डिवाइस इमेजरी, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। कूलिंग कवर्ड, पहली पोएटिक डिवाइस थी एलिट्रेशन, इसके अंदर 2 पोएटिक डिवाइस है, पहली तो है एलिट्रेशन और दूसरी पोएटिक डिवाइस है इसमें इमेजरी। सो वी गॉट 2 पोएटिक डिवाइसेस इन दिस। Let's come on this one, grandeur of the dooms, this is also imagery। imagery मतलब क्या है, इसको समझ लो पहले तो। imagery बहुत आसान है। imagery, the word has been fabricated from the word imagination, that means अगर हमें पर्टिकुलर लाइन में इमेजिनेशन का फील हो रहा है कि ये लाइन जो है this is based on imagination, then simply हम एक बात बोल सकते हैं कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है, इसमें पोएटिक डिवाइस है imagery। imagery means imagination। let's come on point, now we got endless fountain, 2 poetic devices are there, first is imagery and the second is metaphor, ठीक है, and that's it। इसमें हमारे इतनी ही poetic device है, but additional एक poetic device मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, all beautiful things, जितनी भी beautiful things इसमें डिपिक्ट हुई है, like the sun, the moon, the rills, break, all in all, जितनी भी poetic ब्यूटीफुल थिंग्स इसमें यूज हुई हैं इस पोएम में। अगर आपको कुछ जैसे आप कंफ्यूज हो जाए किसी में, तो आप एक लाइन याद रखेंगे, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स इन द पोएम रिप्रेजेंट मेटाफोर पोएटिक डिवाइस, वो मेटाफोर पोएटिक डिवाइस रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट अगेन। नॉबल नेचर, alliteration, gloomy days, transferred epithet, the poem, metaphor, shady boon, imagery, simple sheep, symbolic, daffodils with the green, imagery, clear rills, imagery, cooling covered, imagery plus alliteration, grandeur of the dooms, imagery, endless fountain, imagery plus metaphor, and all beautiful things, metaphor। So over here we are finishing your poem. Finally, it's in part B. So I hope you understand things up. And in the beginning part also I gave you the introduction of it, I gave you even the explanation also, so each and everything is that। Then to all, if you are facing any particular query or things are coming in your mind, just WhatsApp me or message me, I will resolve it out for you। वो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। This is all about, that's it from my side। We'll be meeting in one more lecture, and this time I'll be picking a chapter। मैं एक चैप्टर पिक करूंगा और फिर आपके लिए उसको वीडियो को पोस्ट करूंगा। Thanks a lot, take care।